हेलो एवरीवन। आप सभी ने ये जरूर सुना होगा कि आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली इनसॉल्युबल होते हैं या लेस सॉल्युबल होते हैं बहुत। या कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, या व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, इस पे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे होंगे हर साल जेई मेंस और नीट में। इन सारी चीजों के पीछे जो कॉन्सेप्ट लगता है, इस वीडियो में हम उसको सीखने वाले हैं। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सभी का इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है एंड सलाम टू एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और जो भी लोग पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर द वीडियो ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो। ठीक है। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी आपको पसंद आता है, डू कमेंट प्लीज। हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। जिन लोगों को पता है उनका रिवाइज हो जाएगा, और जिन लोगों को नहीं पता है वो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या चीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन होती है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स itself in a covalent bond। ठीक है। तो बेसिकली इस डेफिनेशन का जो मतलब है वो ये है कि कोई एक एटम अपनी तरफ खींचेगा किसी कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है। तो आप सबको पता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है सर जी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो सपोज करिए दो एटम्स हैं हमारे पास, ए और बी। ठीक है। ए ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो आइडियली क्या होना चाहिए? जब शेयरिंग होती है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ए और बी के बीच में होने चाहिए। ठीक है। लेकिन सपोज करो एक एटम जो है उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या बन जाएगा? आपका बेसिकली वो नोबल गैस की तरफ जाएगा ना, स्टेबिलिटी अचीव करेगा। तो वो क्या करेगा? अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बीच में ना होके उस एक एटम की तरफ पर्टिकुलरली मूव कर जाएंगे। ठीक है। उस एटम को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। या इन दोनों के अंदर अगर ये दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो इन दोनों में बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ए से। ठीक है। तो बी ने क्या किया? ए का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया है। देखो, इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन लेना और देना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है आयनिक बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लेना देना नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग चलती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि जो दो इलेक्ट्रॉन बीच में होने चाहिए थे दोनों एटम्स के, वो अब बीच में नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर एटम ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया है। जिसने खींचा है उसको हम बोलेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जिसका इलेक्ट्रॉन बेचारे का खींचा है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको समझ में आ गई। जनरली हेलोजन्स की बहुत ज्यादा होती है। जनरली किसकी ज्यादा होती है? हेलोजन्स की, जिसमें फ्लोरीन हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, इनकी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेते ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन की खूब होती है ना। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, इनकी काफी ज्यादा होती है। ठीक है। चलिए, तो आई होप सबको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आ गया होगा। अब आते हैं आपका पोलर और नॉन पोलर किसे कहते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग एक लेते हैं होमो डायटोमिक एटम्स, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिसमें दोनों के दोनों एटम क्या हो? सेम। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे ए और ए ने मिलके बॉन्ड बनाया। अब क्योंकि दोनों ही एटम सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी सर। अब अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई भी एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। इसका मतलब यहां जो बॉन्ड बनेगा
उस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, दोनों के बीच में होंगे। ठीक है। और ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये मॉलिक्यूल भी क्या कहलाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है। ये मॉलिक्यूल भी क्या कहलाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो आपके जितने भी होमोडायटोमिक होते हैं, H2, N2, O2, Cl2, Br2, वट एवर, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना। तो एग्जांपल जितने भी आपके होमोडायटोमिक है ना, जिनमें सेम एटम्स हैं, जैसे H2 कैसे बना होगा आपका, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से। ठीक है। दोनों सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, कोई भी एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन पुल नहीं करेगा, दोनों के दोनों का इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बीच में होंगे। इसलिए ये बॉन्ड कैसा कहलाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड, और मॉलिक्यूल कहलाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो H2 हो गया आपका, है ना, N2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, सेक्टर। ठीक है, काफी सारे मॉलिक्यूल्स आपके ऐसे नॉन पोलर कहलाएंगे। ठीक है। तो होमो एटॉमिक का केस आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि होमो एटॉमिक का केस क्या है। सही है। अब अगर मैं बात करूं हेट्रोडायटोमिक की, अगर हम बात करें हेट्रोडायटोमिक की बात, हेट्रो का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और डायटोमिक मतलब डिफरेंट एटम्स। ठीक है। तो हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे आपके, उनमें दो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जुड़े होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि ए और बी ने बॉन्ड बनाया। ठीक है। अब दो अलग अलग एटम है, ए और बी, ये मिलके एक बॉन्ड बनाया, इन्होंने मॉलिक्यूल बना ली। ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, है ना, मान के चल रहे हैं, ए भी मान सकते हैं हम। तो अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो बी की तरफ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ए से दूर चला गया इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ए को बेचारे को कमी महसूस होने लगेगी इलेक्ट्रॉन। अब अगर किसी चीज को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है, तो उस पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव या डेल्टा पॉजिटिव। और क्योंकि बी ने इलेक्ट्रॉन पेयर खींचा है अपनी तरफ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगी बी के पास, तो बी पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव या डेल्टा नेगेटिव। सही है। तो अब ये जो आपके पोल्स क्रिएट हो गए, किसकी वजह से क्रिएट हो गए, चार्ज सेपरेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, चार्ज सेपरेशन हो गया। और चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या हो गए, पोल्स क्रिएट हो गए, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थी। अब यहाँ दो पोल हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है। इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो मॉलिक्यूल है आपका, ये मॉलिक्यूल कहलाएगा पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है। ओवरऑल जो मॉलिक्यूल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। किसकी वजह से हुआ है, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन क्यों आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा ई एन से। तो डेल्टा ई एन जो है आपका, वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। तभी कोई मॉलिक्यूल आपका जो होगा या कंपाउंड होगा वो पोलर होगा। ठीक। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे HCl मैंने बोला, अब आपको पता है क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि हेलोजन है ना। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लगभग 2.1 के आसपास होती है। और Cl की होती है 3 तो अब क्या होगा, इस पे चार्ज नेगेटिव डेवलप होगा, इस पे पॉजिटिव डेवलप होगा। और ये चार्ज डेवलप डेवलप होने की वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। सही है। बॉन्ड क्या कहलाएगा, पोलर बॉन्ड, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और मॉलिक्यूल कहलाएगा पोलर मॉलिक्यूल। आई होप सबको यहां तक समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट के। सर डाइपोल मूवमेंट क्या है सर। ठीक है। चलिए डाइपोल मूवमेंट समझते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट बेसिकली ये बताता है कि अगर कोई कंपाउंड पोलर है तो वो कितना पोलर है। ये तो हमें पता चल गया HCl में कि ये पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन इसकी कितनी पोलैरिटी है ना, इसकी डिग्री कितनी है पोलैरिटी की, कितना ज्यादा पोलर है या कितना कम पोलर है, वो बताने के लिए हमारे पास कौन है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या बताता है, द एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी। क्या बताता है ये, एक्सटेंट, और ये भी कह सकते हो कि डिग्री ऑफ पोलैरिटी। इसको नापने वाला जो
हमारे पास चीज है, उसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट, द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ पोलैरिटी। ठीक, डाइपोल मोमेंट को एक ग्रीक लेटर म्यू से डिनोट करते हैं। सही है। डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। और म्यू क्या होता है? म्यू होता है क्यू इंटू डी मैथमेटिकली। ये याद रखेंगे, म्यू क्या है आपका? क्यू इंटू डी। म्यू होता है आपका डाइपोल मोमेंट, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। सही है। क्यू होता है यहाँ पे चार्ज, जो भी चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। और डी होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मतलब जो चार्ज डेवलप हुए पॉजिटिव नेगेटिव उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, यहाँ बेसिकली बॉन्ड लेंथ हो जाएगा ये, है ना। केमिस्ट्री की भाषा में हम इसको कहें बॉन्ड लेंथ। ठीक, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है। डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट होती है डी बाय। ठीक है, इसकी यूनिट होती है डी बाय, डी से डिनोट करते हैं जनरल उसको। ये सारी काम की बातें हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। यूनिट है इसकी डी बाय, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब कुछ कन्वर्जन फैक्टर देख लीजिए। एक न्यूमेरिकल इसमें आता है परसेंटेज यानी कैरेक्टर से, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको वो यूनिट्स आनी चाहिए। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है। तो 1 dy जो होता है वो होता है 1 × 10⁻−18 ESU। ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ये सीजीएस सिस्टम में हुआ। और अगर हम इसको एसआई यूनिट में देखें तो ये होता है 3.33 × 10⁻−30 कूलम मीटर। ठीक है, सीएम जो है सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है, ये याद रखना, कूलम मीटर। तो ये हो गई आपकी एसआई यूनिट। सही है। उसके अलावा आपको जानने की चीज है, वो आपको पता ही है, 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। या फिर अगर हम ईएसयू में बात करें तो 4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो, तो डायपोल मोमेंट के और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए, तो अगर मैं बात, अभी तक तो हम डायटोमिक की बात कर रहे थे, दो एटम। आप कहोगे सर अगर पॉली एटॉमिक आ जाए, पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें दो से ज्यादा एटम, है ना। अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाए आपके पास, तो फिर कैसे देखते हैं? तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में देखते हैं हम लोग रिजल्टेंट ऑफ डाइपोल्स, है ना, या रिजल्टेंट ऑफ बॉन्ड मूवमेंट देखते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए होता क्या है, जिसमें मोर देन टू एटम्स हो। एक सेकंड, मोर देन टू एटम्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला AB2। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए और बी के बीच में दो अलग अलग बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब वो बॉन्ड कैसे बन रहे हैं वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या देखते हैं? रिजल्टेंट, क्या देखते हैं? रिजल्टेंट ऑफ बॉन्ड मूवमेंट्स। ठीक है, अभी इसको समझते हैं कि क्या है रिजल्टेंट ऑफ बॉन्ड मूवमेंट्स। सपोज करिए AB2 है हमारे पास, ठीक है। और AB2 जो है आपका, वो है आपका लीनियर। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? लीनियर। तो यहाँ ज्योमेट्री बहुत मैटर करती है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या है, ज्योमेट्री मैटर करेगी कि AB2, क्योंकि AB2 ऐसे भी बन सकता है। आप कहोगे सर AB2 ऐसे भी तो बन सकता है बेंट शेप में। बिल्कुल बन सकता है ना। आप सबने केमिकल बॉन्डिंग में शेप्स पढ़ी हैं, स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, तो बिल्कुल ऐसे भी बन सकता है। अगर ये स्ट्रक्चर लीनियर हुआ, ठीक है, तो इंडिविजुअल बॉन्ड, यानी कि जैसे ये एक बॉन्ड है, इंडिविजुअल बॉन्ड का जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं बॉन्ड मूवमेंट। मैं मान के चल रहा हूँ कि बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए है यहाँ पे भी, तो क्या होगा, ए से बी की तरफ ऐसे एरो बनेगा। ठीक है, एरो का जो हेड होता है ना, ये जो एरो का हेड है वो नेगेटिव की तरफ होता है। ठीक है, और जो एरो की जो टेल है वो किसकी तरफ होती है? पॉजिटिव की तरफ होती है, ये टेल होती है इसकी। सही है। तो ऐसे इधर खींचेगा और
ये वाले ए बी बॉन्ड में इधर पुल करेगा बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को। सही है। अब क्योंकि दोनों इक्वल स्ट्रेंथ से खींचेंगे, इक्वल फोर्स से खींचेंगे अपनी तरफ, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों 180 डिग्री पे है ना, थीटा कितना है यहाँ पे 180 डिग्री, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है इक्वल पावर से, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा यहाँ पे नॉन पोलर, म्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है। और इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जबकि इसके अंदर बॉन्ड जो थे दोनों, वो दोनों पोलर थे, ए बी के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है, वो पोलर बॉन्ड है। ठीक है। लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है सर, क्यों, उसके स्ट्रक्चर की वजह से। उसका स्ट्रक्चर लीनियर है, उसके स्ट्रक्चर लीनियर होने की वजह से जो है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो आया वो 0 आया है ना, तो म्यू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। सही है बात। अब अगर ए बी टू ऐसा होता जैसा हमने इधर बनाया, तो इस केस में ये ऐसे होगा, राइट, बी की तरफ ऐसे होगा। और इन दोनों का जो सम होगा, वेक्टर सम होगा, आप सबको फिजिक्स में वेक्टर सम पढ़े, तो इन दोनों जो वेक्टर्स का जो सम होगा है ना, सपोज करिए वो ऐसे है, तो ये होगा आपका म्यू रिजल्टेंट। अब म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल। सही है। तो आपको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और स्ट्रक्चर आप जानते हैं, हम लोग VSEPR थ्योरी से भी निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से भी निकालते हैं, है ना, तो आपको स्ट्रक्चर्स पता ही होते हैं। ठीक है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं दोनों की। एग्जाम्पल लिया, मान लो मैंने BeCl2, और यहाँ एग्जाम्पल लिया मैंने H2। ठीक है। तो BeCl2 जो होता है वो होता है सर जी लीनियर। ठीक। अब लीनियर है तो बेरिलियम इसका सेंट्रल एटम है, क्लोरीन इसके साइड एटम है। तो लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से, क्योंकि थीटा कितना है यहाँ पे 180 डिग्री, और बेरिलियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है ना, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ पुल करेगा, ये वाला क्लोरीन अपनी तरफ पुल करेगा, तो म्यू जो ओवरऑल आएगा वो इक्वल टू आएगा 0। तो ये कैसा है, नॉन पोलर, जबकि इसके बॉन्ड जो थे वो पोलर थे। और अगर वाटर को तुम देखोगे, वाटर का स्ट्रक्चर होता है बेंट या वी शेप कह सकते हो उसको। ठीक है। तो यहाँ थीटा आपका 180 डिग्री नहीं है, थीटा यहाँ लगभग होता है आपका 104.5 डिग्री। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की तरफ डाइपोल की डायरेक्शन होगी। ठीक है। और इनका जो रिजल्टेंट आएगा दोनों का वो कुछ ऐसे होगा, ये म्यू रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो म्यू रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। जस्ट बिकॉज ऑफ इट स्ट्रक्चर ये पोलर है, और BeCl2 नॉन पोलर है, जबकि दोनों के दोनों AB2 टाइप। सही है। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अब और कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। जैसे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका BF3 मॉलिक्यूल। तो BF3 जो है आपका वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। सिर्फ प्लेनर भी बोल सकते हो, ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है इसका, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता है, तो इसका डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, और इनका रिजल्टेंट जो होता है वो ऐसे होता है। ये हो गया म्यू रिजल्टेंट इन दोनों का। और ये वाले फ्लोरीन का अपनी तरफ पुल करेगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये जो म्यू रिजल्टेंट है ये इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमारा आप ये वाला बॉन्ड देख रहे हो ये कैंसिल आउट कर देगा इसका बॉन्ड मोमेंट रिजल्टेंट का। तो म्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये भी कैसा है आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है। जबकि इसके बॉन्ड्स जो है आप देख रहे हो, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है। इसके बॉन्ड तीनों पोलर बॉन्ड्स हैं, लेकिन इस ये ओवरऑल स्ट्रक्चर की वजह से कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है। ऐसे ही हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में CH4 मीथेन के बारे में बात करते हैं, तो मीथेन होता है टेट्राहेड्रल। अब ड्यू टू स्ट्रक्चर ओनली इसका भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है। लेकिन कार्बन स्टिल थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से ज्यादा। ठीक है।
तो ये किस तरफ पुल करेगा, इस तरफ पुल करेगा। ठीक है, इधर से किधर पुल होंगे, इधर की तरफ पुल होंगे। ठीक है, तो ये इधर की तरफ पुल हो रहा है, उधर की तरफ पुल हो रहा है, तो इसका भी जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है। CH4 के अलावा आप और देखिए PCl5। PCl5 जो होता है वो होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एग्जाम्पल्स बहुत सारे करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, तो डोंट वरी, आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है ना। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना। अब इसमें हम लोगों ने क्लोरीन लगा दिया 500 जगह। अब अगर आप इसमें डायरेक्शन देखोगे तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इस तरफ पुल करेगा, और ये वाला क्लोरीन इस तरफ पुल करेगा, कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट होगा आपका ऐसे, और इस वाले का इधर की डायरेक्शन में होगा, तो म्यू ओवरऑल क्या आता है इसका भी जीरो। कैसा मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है। तो जितनी भी रेगुलर ज्योमेट्री है, लीनियर पढ़ ली हमने, ट्रायगोनल प्लेनर पढ़ ली, टेट्राहेड्रल पढ़ ली, उसके अलावा ट्रायगोनल बायपिरामिडल पढ़ ली, उसके अलावा आप ऑक्टाहेड्रल भी देख सकते हो, उसमें भी क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लो, जैसे एग्जांपल हो गया SF6। SF6 क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। इस केस में भी अगर आप बनाओगे तो यहाँ तो खैर आपको सीधा सीधा नजर आ जाएगा कि कैंसिल आउट कर रहे हैं सब एक दूसरे को, तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन की तरफ होगी इसमें, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट ऐसे हो जाएंगे, इनका जो सम होगा दोनों का वो ऐसे होगा, राइट। ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, तो म्यू क्या हो जाएगा यहाँ भी जीरो। तो ये भी कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा यहाँ तक, ठीक है, कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसी हो रही है जबकि इनकी बॉन्ड्स तो पोलर है स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक। अब अगर हम लोग इसमें क्या करें कि अगर हम इन रेगुलर ज्योमेट्रीज में, ठीक है, मैंने आपको सारी रेगुलर ज्योमेट्रीज बताई हैं अभी तक। ठीक है, इन रेगुलर ज्योमेट्रीज में अगर आपका कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, और कोई हेटेरो एटम नहीं लगाया, सपोज करो फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे थे अभी, जैसे हम लोगों ने बात करी CH4 की, है ना। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ CH3Cl, मैंने एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दी। अभी भी ये टेट्राहेड्रल ही है ना, ज्योमेट्री अभी भी क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन अब ये नॉन पोलर नहीं है, अब ये पोलर है। क्यों, सपोज करिए क्लोरीन ऐसे लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन हैं आपके तीनों। ठीक, तो कार्बन की तरफ होगा आपका डायरेक्शन, ठीक है, और इधर क्लोरीन की तरफ होगा, तो ये सारे ऐड ऑन हो जाएंगे और म्यू रिजल्टेंट अच्छा खासा आ जाएगा आपका। ये म्यू रिजल्टेंट होगा विच विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आपने एक भी एटम चेंज किया, हेटेरो एटम लेके आए आप किसी भी रेगुलर ज्योमेट्री में, BF3 में, चाहे आप BF2Cl कर लो, या टेट्राहेड्रल मैंने CH4 में एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा लिया, चाहे ऐसा कर लो। ठीक है, जैसे PCl5 था आपका, तो मैं PCl4F कर दूं उसको। ठीक है, अगर आपने एक भी एटम चेंज किया तो फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसके अलावा हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोलर मॉलिक्यूल। सही है, इसके अलावा इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कहाँ पे, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके सिस और ट्रांस की अगर हम बात करें, ठीक है, सिस एंड ट्रांस। तो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, ब्यूटूइन। ठीक है, ब्यूटूइन कैसा होता है, ऐसा होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये है आपका ब्यूटूइन। ठीक है। अब इसमें हम लोग दो आइसोमर्स बना सकते हैं ज्योमेट्रिकल, एक सिस और एक ट्रांस। कैसे बना सकते हैं देखिए।
अगर मेरे दो सिमिलर एटम एक साइड में है तो उसको बोलते हैं सिस आइसोमर। जैसे आप देख रहे हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ है, मिथाइल मिथाइल एक तरफ, तो ये हो गया मेरा सिस। और अगर मैं क्या करूं इसमें, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है अराउंड पाई बॉन्ड, तो मैंने क्या किया, दूसरा वाला जो कार्बन था, यानी कि ये वाला कार्बन था, इसके अराउंड रोटेशन शुरू कर दी, और हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, मिथाइल ऊपर चला गया। तो अब क्योंकि आप देख रहे हो सिमिलर ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड है, सिमिलर ग्रुप कहाँ है, ऑपोजिट साइड। कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन अपनी तरफ पुल करेगा, ये कार्बन अपनी तरफ पुल करेगा, राइट। तो कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को। सिमिलर विद मिथाइल, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, प्लस आई इंडक्टिव ग्रुप, इस कार्बन की तरफ होगा, इसमें भी इसकी तरफ होगा, और क्योंकि सिमिलर है इनकी स्ट्रेंथ भी सेम है ग्रुप, तो म्यू हो जाएगा 0। ये है आपका ट्रांस आइसोमर, ठीक है। सिस आइसोमर में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की तरफ होगा, राइट, और कार्बन और मिथाइल में किस तरफ होगा, कार्बन की तरफ होगा, लेकिन हाइड्रोजन और मिथाइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट अलग अलग होगा। हाइड्रोजन जितना देगा कार्बन की तरफ उतना मिथाइल नहीं देगा, मिथाइल ज्यादा देगा, मिथाइल का ज्यादा होता है, ठीक है। तो सिस आइसोमर का म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि इसमें सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रांस का हमेशा 0 हो, ठीक है। ट्रांस का हमेशा 0 नहीं आता है, अलग भी होता है, ठीक। तो डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप्स आपके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग वो एग्जाम्पल भी डिस्कस कर सकते हैं जिसमें ट्रांस का 0 नहीं आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग हमारे पास हैं, हम लोग लेते हैं ये वाले आपके एग्जाम्पल, ले लेते हैं आपके डाई हेलो बेंजीन जितने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये, अब जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, तो इस ग्रुप के जो बगल वाली पोजीशन होती है ये होती है ऑर्थो। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको पता है उनका ठीक है। ये मेटा होती है, ठीक है, लेकिन ग्रुप लगा होना चाहिए, जहां भी ग्रुप लगा होगा उसके साइड वाली जगह हमेशा, साइड वाली पोजीशन जो है हमेशा वो ऑर्थो होती है, उसके बाद वाली मेटा, और उसके जस्ट अपोजिट वाली पैरा, ठीक है। ग्रुप कहीं पे भी लगा हो ये जी, ठीक है, क्लियर। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, सपोज करो ये ग्रुप ऊपर ना लग के ये ग्रुप लगा था आपका यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसके बगल में ये वाली पोजीशन ऑर्थो हो जाएगी, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया, ये रेलिवेंट है, आप मतलब आपका रिलेटिव है। ये वाली मेटा हो जाएंगी दोनों, राइट, और ये पैरा हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ डाई हेलो बेंजीन देखेंगे हम लोग, जिसमें दो हेलोजेंस लगे हुए होंगे, ठीक है। देखते हैं, जैसे हमने लिया ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे सीएल लगा है और ऑर्थो पे भी सीएल लगा है। एक लेते हैं हम लोग मेटा, राइट, और एक ले लेते हैं पैरा। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको एक तो नजर आ गया होगा कि पैरा में जो है वो 0 हो जाएगा, ऑपोजिट साइड लगे हुए हैं, है ना। ये ऊपर की तरफ पुल करेगा, ये ऐसे ही इतनी स्ट्रेंथ से नीचे की तरफ पुल करेगा, तो यहां तो हो जाएगा म्यू 0, ठीक है। अब इन दोनों में आते हैं, तो इन दोनों में हम लोग कैसे देखते हैं, या उसमें भी हम वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं पैरा में भी। आप इन दोनों में समझिए पहले। अब अगर आप देखो यहाँ पे, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, राइट, दोनों वेक्टर का, ये अपनी तरफ पुल करेगा और ये अपनी तरफ पुल करेगा। तो अगर हम इन दोनों को एक जगह ला के मिला दें तो कुछ ऐसा बनेगा, तो थीटा बनेगा लगभग यहाँ पे 60 डिग्री। और इस केस में जो थीटा बनेगा आपका ना, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट, इनके बीच में जो थीटा बनेगा वो बनेगा लगभग आपका 120 डिग्री। और यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो बनेगा आपका, क्योंकि ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो कुछ इस तरीके का होगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ हम लोग क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट, म्यू रिजल्टेंट। म्यू रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा, ठीक है। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है।
अब अगर आपको पता है, आपने थोड़ी भी मैथ्स आपको पता है, अगर नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर आप देखो, तो थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, मतलब 60 से 120, 126, 180, है ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू घटती है, आपको पता है। क्योंकि अगर हम बात करें थीटा, कॉस कॉस थीटा 60 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2, और अगर 120 डिग्री की बात करें तो वो होता है -1/2, और अगर 180 की डिग्री की बात करें तो -1। सही है, तो थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू घटती है। सही। अगर मैं इस फॉर्मूले में डाल के देखूंगा, तो जब कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी, ठीक है, तो ये ओवरऑल वैल्यू भी घटेगी। इसका मतलब ये है कि म्यू रिजल्टेंट जो होगा आपका, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, थीटा के, ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। जितना थीटा कम होगा, है ना, राइट, उतना म्यू रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, सिंपल सी बात है, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहीं से समझ जाओगे आप। अगर म्यू रिजल्टेंट आपका ज्यादा हुआ, सॉरी, आपका थीटा ज्यादा हुआ तो आपका म्यू रिजल्टेंट जो है वो कम आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना। अब ऑर्थो में बन रहा है 60 डिग्री, मेटा में बन रहा है 120, और पैरा में बन रहा है 180। इसका मतलब ऑर्थो का सबसे ज्यादा होगा, फिर मेटा का होगा, और फिर पैरा का होगा। पैरा का तो जीरो ही है, ठीक है। तो ऑर्थो मेटा पैरा में आपको समझ में आ गया होगा कैसे देखना है। ऑर्थो में एंगल है 60 डिग्री, तो कॉस 60 हो जाएगा हाफ, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आप हाफ, तो ये हो जाएगा μ1² प्लस μ2² प्लस म्यू 1 म्यू 2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, थीटा कम तो म्यू रिजल्टेंट ज्यादा, ठीक है, थीटा कम म्यू रिजल्टेंट ज्यादा, उसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, आई होप सबको इतना समझ आ गया होगा। ऑलराइट, एक जो इसमें क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बनता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। किस पे? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवलेंट बॉन्ड। अब आपको पता है कि कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% ना आयनिक होता है ना 100% कोवलेंट होता है। कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर थोड़ा बहुत होता है, और आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पे क्वेश्चन आता है, हम निकालते कैसे हैं वो देखिए। परसेंटेज परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। सही है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द बॉन्ड इज 1.03 डी बाय बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl। HCl के बारे में बात हो रही है। बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज 1.27 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, 1.27 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है वो देखते हैं। अब HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल में एक पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा और एक पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो यूनिट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो हम इसको क्या, Q को जो है आपका, एक Q पॉजिटिव तो Q नेगेटिव, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये सेंटर के बीच में, उसको D बोलते हैं। तो D तो इन्होंने दिया हुआ है हमें, है ना, D कितना दिया हुआ है, 1.27 एमस्ट्रॉन्ग। तो ये हो जाएगा लगभग 1.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और अगर मैं सीजीएस में बात करूं तो सेंटीमीटर में 1.27 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, आपको पता है। तो ये डी तो ये हो गया हमारे पास।
और Q कितना हो गया हमारे पास? Q ये हो जाएगा आपका 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU, मैं आपको बता चुका हूँ। तो Q की वैल्यू भी आ गई अपने पास, D की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये वैल्यू जो यूनिट चार्ज डेवलप हो रहा है ना, ये पार्शियल नेगेटिव, ये उसकी वैल्यू होती है। अगर दो नेगेटिव होते तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। सही है, क्यू है आपका 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। ठीक है, और डी है आपका 1.27 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो म्यू कैलकुलेटेड जो हमारे पास आएगा वो आएगा 4.8 इंटू 1.27, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ रहा है भाई आपका 6.1 के आसपास, इंटू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास। अब आपको पता है 1D जो होता है 1 इंटू 10 की पावर -18 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब इसका ये है साफ साफ कि इतनी वैल्यू को मैं dy लिख सकता हूँ। ठीक है, तो म्यू कैलकुलेटेड अपने पास आ गया 6.1 dy। सही है, चलिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं हम। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर विल बी इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। सही है, म्यू ऑब्जर्व्ड हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.03 dy, म्यू कैलकुलेट हमने किया 6.1 dy इंटू 100। यहाँ से हमारा आ जाएगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो कि आएगा 16.89। ठीक है, अगर कोवलेंट पूछेंगे तो आप 100 में से माइनस कर देना 16.89 को, वो कोवलेंट आ जाएगा। तो यानी कि पर्टिकुलरली ये कोवलेंट बॉन्ड है। 50% से ज्यादा अगर आया आपका परसेंटेज आयनिक, तो फिर आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड है। और अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है आपका 50% से कम है तो कोवलेंट होता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल आप देख लो फिर से आराम से, इसी तरीके से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। तो ये वैल्यू फिक्स है, जो चार्ज है 4.8 इंटू 10 की पावर -10, अगर एक यूनिट चार्ज है वहां पे। जैसे एच और सीएल में एक एक चार्ज डेवलप हो रहा था। ठीक है, डी आपका बॉन्ड लेंथ हो गया, जिसको हम लोग सेंटीमीटर में निकालने की कोशिश करते हैं ताकि डी बाई में कन्वर्ट कर सके आराम से बात, ESU सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपकी सारी क्वेरीज डाइपोल मोमेंट को लेके क्लियर हो गई होंगी कि डाइपोल मोमेंट है क्या। कुछ एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ जो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे एक ये है कि CH3Cl का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो CH3F से ज्यादा होता है। जबकि देखने में ये लगेगा देखने वाले को कि C और F के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो ज्यादा है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती। फिर ये कैसे हुआ? ठीक है ना, ये कैसे हुआ कि CH3Cl की ज्यादा आ रही? एक्चुअल में होता क्या है, म्यू जो है ना वो प्रोडक्ट है Q इंटू डी का। अब कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का। इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ा है, तो डी की वैल्यू बड़ी है। वहीं अगर कार्बन और फ्लोरीन की बात करो तो ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो छोटा होता है। तो इसका डी जो है वो स्मॉल है, और इसका डी जो है वो लार्ज है। ठीक है, हालांकि Q जो है वो CH3F में ही ज्यादा है, लेकिन Q इंटू डी जो पूरा प्रोडक्ट है ओवरऑल, वो किसका ज्यादा आता है? CH3Cl का। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि CCl की जो बॉन्ड लेंथ है, जो डी है उनके बीच का, वो ज्यादा है, तो थोड़ा सा ज्यादा आता है, लगभग 1.86 dy के आसपास आता है CH3Cl का। ठीक है, और CH3F का जो आता है वो आता है ऑलमोस्ट आप, एक सेकेंड, 1.84 के आसपास, 1.84 dy। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट स्टिल CH3Cl का ज्यादा होता है CH3F से, ये याद रखना है। ठीक है, जितनी भी रेगुलर ज्योमेट्रीज होती हैं है ना आपकी, ट्राइगोनल, प्लेनर, लीनियर, टेट्राहेड्रल, पेंटागोनल, बायपिरामिडल, ट्राइगोनल, बायपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, सब में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। बस शर्त यह है कि लोन पेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है आपका, और एटम सारे सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने एटम चेंज किए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी। ठीक है,
आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि डाइपोल मोमेंट पूरा क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे कराने वाला हूँ। आज तो लिमिटेड, थोड़ा वीडियो लंबी हो गई, नहीं तो मैं आज ही करा देता। एक दूसरी वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ इस वीडियो, ठीक है, इस टॉपिक पे। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहें।